तो हाँ जी दोस्तों, क्या आप भी यूरोप में आना चाहते हो? पोलैंड के वर्क वीज़ा के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं कि पोलैंड वर्क वीज़े देने जा रहा है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, नेपाल से लोगों को, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। तो पोलैंड ने वर्क परमिट देना शुरू कर दिया। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कहाँ से आपको वर्क परमिट इशू होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं पोलैंड में। पाकिस्तान से, इंडिया से कैसे आप लोग ये वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि आपको ये वर्क परमिट देंगी, इसमें क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप ये वीज़ा अप्लाई कर पाओ। और इसके साथ साथ ये कि जो एजेंट हजरात या कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं लोग, तो वो अपना जो वर्क परमिट है वो कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि जो उनका वर्क परमिट है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो रियल है या फेक है। वो चेक करने का तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे आप लोग अपने घर में बैठे बैठे अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हो कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट रियल है या फेक है। इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि पोलैंड के अंदर कितनी सैलरी बन जाती है, करेंसी कौन सी चलती है पोलैंड में, लैंग्वेजेस कौन सी चलती है, पूरा डिटेल से आपको पोलैंड के हवाले से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पोलैंड में आप लोग PR या फिर जिसको परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं वो आप लोग कैसे ले सकते हो, कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है और कैसे आपने एम्बेसी में सबमिट करवाना है। तो ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बंदे रहें, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो में आपको मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग पोलैंड में जॉब हासिल कर सकते हो। चलिए आपका टाइम लिए बगैर वीडियो को स्टार्ट करूँगा फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से जो आता है कि सर पोलैंड के अंदर हम लोग कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्ट कंपनी से बात करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट मंगवा सकते हैं ताकि उसमें आपके जो एजेंट को आप पैसे देते हो काफ़ी बड़ी अमाउंट वो आपकी बच जाती है। तो किस तरीके से आप पोलैंड में जॉब हासिल कर सकते हो। पोलैंड में जॉब हासिल करने के लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वो तो ऑफकोर्स मैं आपको तमाम अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा आप जॉब सर्च कर सकते हो, आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब जो लोग कहते हैं ना कि आप लोगों के पास विदाउट एजुकेशन, विदाउट आइल्स, विदाउट कोई एज रिस्ट्रिक्शन आप लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके आ सकते हो विदाउट एजुकेशन। देखें विदाउट करके ना तो ये वीडियो को बहुत ही एक दूसरा रंग दे देते हैं। कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं हमेशा जिस भी वीज़ा को आप अप्लाई करते हो। आप जब अप्लाई करते हो किसी भी वीज़ा के लिए तो ऑफकोर्स जो भी कंपनी होगी उनको काम वाले बंदे चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। आपके पास एजुकेशन नहीं है वो एक अलग मैटर है। आप अगर जनरल लेबर में जा रहे हो तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं पोलैंड में। बुचर्स का काम बहुत ज़्यादा है, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या आप ये काम जानते हो। नंबर 1 पे इस काम की बहुत डिमांड है। दूसरे नंबर पर पढ़े लिखे लोग जो कि IT से रिलेटेड काम जानते हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वेब डिज़ाइनर्स हैं, उन लोगों की बहुत डिमांड है। तीसरे नंबर पर टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के काम, जिसमें आप यानी कि समझ लो कि होटल के अंदर जो काम होते हैं नॉर्मली रिसेप्शन के ऊपर या एज ए वेटर या इस किस्म के जो काम होते हैं ये टूरिज़म होटल मैनेजमेंट के कामों में आ जाते हैं या टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी के कामों में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। चौथे नंबर पर केयर टेकर या नर्सेज। केयर टेकर्स में फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड हाउसेज हैं। जैसा कि नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि ओल्ड हाउसेज होते हैं क्या हैं पहले तो देखिए, जैसा यहाँ पे लोग बड़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग अफराद, जब उनको अपनी फैमिली अपने पास नहीं रखना चाहती तो वो उनको जाके ओल्ड हाउसेज में दे आते हैं। और जो नॉर्मली यूरोप में ऐसे ही होता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग अफराद होते हैं जो अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते या जिनके पास रहने के पैसे नहीं होते तो फिर हुकूमत उनको ओल्ड हाउसेज में डाल देती है। तो इस किस्म के ओल्ड हाउसेज में उनकी देखभाल करने के लिए जो केयर टेकर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये काम अपने इंडियंस लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं, नेपाली लड़कियाँ भी कर रही हैं, पाकिस्तानी लड़कियों की इसमें की तादाद बहुत कम है। लड़कियाँ भी ये काम कर सकते हैं और लड़कों के लिए भी ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो केयर टेकर्स की जॉब्स, नर्सेज की जॉब्स ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो ये इस वक्त काम है पोलैंड के अंदर। अब दोस्तों ये तो बात होगी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और किस किस सेक्टर में अवेलेबल हैं। अब आपने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। जॉब फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स ये इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज नज़र आ रही हैं। नॉर्मली आप जो गूगल के ऊपर भी जाके जॉब सर्च कर सकते हो, आप इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना के डायरेक्टली पोलैंड के अंदर आप कंपनी से रब्ता करके डायरेक्टली भी जॉब के लिए बातचीत कर सकते हो। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपकी मदद करेंगी अगर आप पोलैंड में जॉब हासिल करना चाहते हो। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 पे अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके फैमिली सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी वाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर्स होने चाहिए। इसके साथ
फ्रेंड्स जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर आपने लगाना है वीज़ा फाइल सबमिट करवाने के लिए। जिस भी कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेटर आता है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने साथ लगाना है। और पोलैंड का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल आउट करके पाकिस्तान से इंडिया में जहाँ भी आप रहते हो अपने पोलैंड की एम्बेसी में ये फ़ाइल सबमिट करवानी है। सिंपली इसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में 4,500 और पाकिस्तान में 7-8 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी वीज़ा कॉस्ट है। ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। उसके बाद फ्रेंड्स आपने 45 डेज़ टू 2 मंथ्स तक वेट करना है। 45 दिन से 2 महीने के अंदर अंदर एम्बेसी रिप्लाई दे देती है। अगर आपका वीज़ा लग जाए तभी आपको जवाब आ जाता है, अगर वीज़ा ना लगे तभी वो आपको बता देते हैं कि आपका क्या डिसीजन आया। तो अभी तक हमने बात कर ली कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसे आपने जॉब अप्लाई करनी है और कैसे आपने वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवानी है। अब चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, पोलैंड में कितनी सैलरीज़ हैं, आप लोग कितने पैसे अर्न कर सकते हो और पोलैंड में कौन सी करेंसी चलती है। देखिए फ्रेंड्स, पोलैंड में जो करेंसी चलती है वो पोलिश ज़्लोते है। काफ़ी सारे जो एजेंट आपको यहाँ से भेजते हैं वो कहते हैं कि आपकी 500 यूरो सैलरी होगी, 1000 यूरो सैलरी होगी, लेकिन सैलरी आपको कभी भी यूरो में नहीं मिलती। अगर आप पोलैंड में काम कर रहे हो, वारसा में या किसी भी सिटी में और पोलैंड की, आपको जो सैलरी होती है वो यूरो में नहीं मिलती, वो ज़्लोटे होते हैं। और इस वक्त जो एक एवरेज मिनिमम जो सैलरी जा रही है लेबर की, तो वो 3010 पोलिश ज़्लोते है। 3000 यानी कि 3010 पोलिश ज़्लोटे सैलरी आपको मिलेगी अगर जाके अभी आप काम स्टार्ट करते हो। हाँ, अगर आप किसी देसी बंदे के पास काम करने आ रहे हो तो वो आपको 2500 भी दे सकता है, 2000 ज़्लोटे पे भी आपको वो काम दे सकता है, क्योंकि अपने लोग आपको ऑफ कोर्स पता है कि वो कम सैलरी पे आपको काम देते हैं। इसके बाद जब आप ओवर टाइम लगाते हैं या आप किसी बड़ी जॉब के ऊपर हैं तो फिर ये 4000 तक भी जाती है, 5000 भी चली जाती है। लेकिन जो सैलरी आपको मिलेगी वो पोलिश ज़्लोते में मिलेगी, यूरो में आपको कभी भी सैलरी नहीं मिलेगी। ये आपको एजेंट हज़रात जो बताते हैं ये गलत बताते हैं। यूरो चलता है लेकिन जो सैलरी मिलेगी आपको वो पोलिश ज़्लोते में मिलेगी। यूरो चलता है वो सिर्फ जो टूरिस्ट लोग आते हैं जो पोलैंड में आते हैं तो वो जो ख़रीदारी वहाँ पे कर सकते हैं वो यूरो में भी ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ख़रीदारी वगैरह करते हो तो आप यूरो में भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको सैलरी मिलेगी पोलिश कंपनी के अंदर तो वो पोलिश ज़्लोते में मिलेगी, यूरो में कभी भी आपको सैलरी उसमें नहीं मिलेगी। ये बात तो आप कन्फर्म है, लिख के ले लो। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि पोलैंड में कौन सी लैंग्वेज चलती है। पोलैंड में फ्रेंड चलती है पोलिश लैंग्वेज, यूक्रेनियन या रशियन लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज होती है। तो अगर आप पोलैंड में काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते तो हैं लेकिन बहुत कम। नॉर्मली जो जवान अफराद हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग अफराद हैं वो यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते। अभी रिसेंटली जो इटली ने चेंज कर दिया है, इटली ने बैन कर दिया कि इटली में अगर आप काम कर रहे हो या रहना चाहते हो तो आपको इटालियन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश को टोटली उन्होंने बैन कर दिया। किसी भी किस्म की जो प्रोडक्ट सेल होंगी अब इटली के अंदर वो अब इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी वो रैपर जो है सिर्फ इटालियन में ही लिखा होगा। तो जितने भी यूरोप में मुल्क हैं फ्रेंड्स वो अपनी ज़बान को प्रेफर करते हैं। इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, पोलैंड हो, यहाँ पे अगर आप जिस कंट्री में भी काम करने के लिए आओगे तो आपको उन कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बेस के ऊपर कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे आप कभी भी ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर सकते। जब तक आपको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे और तब तक आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज चलती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान से इंडिया से सीख के आओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप कोशिश करो साथ साथ थोड़ी थोड़ी ज़बान सीखने की। स्टार्टिंग में तो कोई मसला नहीं रहता, ऑफकोर्स जब आप एज ए नए बंदा जो भी आता है तो वो तो ऑफकोर्स सीख के तो अब नहीं आ सकता अपनी कंट्री से। तो अब जब यहाँ पे आओगे तो तब आप सीखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी जो लाइफ है आगे जो फ्यूचर है पोलैंड के अंदर या यूरोप के जिस मुल्क में आप रहोगे वो आसान रहे, ताकि आपको ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद जो 5वें नंबर पर इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा था आपकी जानिब से कि पोलैंड में पीआर कितने टाइम के बाद हम ले सकते हैं, या जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो कितने अरसे के बाद आपको पोलैंड में मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, पोलैंड में अगर आप डी कैटेगरी के वीज़े के ऊपर आते हो तो यहाँ आने के बाद आप अपना 5 साल तक फुल टैक्स पे करो। स्टूडेंट जो हज़रात होते हैं उनका आधा टाइम काउंट होता है, लेकिन अगर आप फुल टैक्स पे करते हो एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स भी अगर आप अपना फुल टैक्स पे करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन करके, तो 5 साल फुल टैक्स पे करने के बाद आप पोलैंड में पीआर या परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी रहता है कि आपको पोलिश लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी पोलिश लड़की से शादी कर लेते हो तो उसके सिर्फ 3 साल के बाद ही आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो, लेकिन उस सूरत में भी आपको पोलिश लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बच्चा हो जाता है पोलैंड के अंदर, उस सूरत में फिर आपको पोलिश लैंग्वेज नहीं भी आती तब भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, पीआर अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि पीआर कितने अरसे के बाद मिलेगी। अब जो 6वां आप लोगों का सवाल है कि सर पोलैंड के वर्क वीज़ा के ऊपर हम दूसरी कंट्री में
जाके काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि शेंजन के अंदर जो 27 मुल्क आते हैं, अगर किसी एक मुल्क का भी वीज़ा होगा हमारे पास तो हम किसी मुल्क में भी जाके काम कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी वीज़ा पे आए हो यूरोप के किसी मुल्क में, आप इंटर्नशिप लगा के, इंटर्नशिप प्रोग्राम के एरास्मस के थ्रू आप दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने तक, किससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा पोलैंड का, जर्मनी का, इटली का, तो सिर्फ आप उसी कंट्री में ही काम कर सकते हो जिस कंट्री का आपके पास वर्क वीज़ा है। अगर आप दूसरी कंट्री काम करने के लिए जाओगे तो दिस इज़ इलीगल, वो गैर कानूनी होता है। अगर आप दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको उस कंट्री का वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और उस कंट्री का आपके पास वीज़ा होना चाहिए अगर आप वहाँ काम करते हो। तो अगर आप पोलैंड के वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आप सिर्फ पोलैंड के अंदर ही रह के काम कर सकते हो। आप घूमने फिरने के लिए तो जा सकते हो, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, आप वहाँ पर जाके रह भी सकते हो, लेकिन आप काम करने आपको अलाउ नहीं होता। हाँ, जो लोग काम करते हैं वो ब्लैक में करते हैं। ब्लैक में ऐसे करते हैं कि वो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते, वो छुप लुक के काम करते हैं किसी अपने बंदे के पास, लेकिन वो उनको इंतहाई घटिया तरीके से यूज़ करता है और वो उनको बहुत कम सैलरी के ऊपर जो है ना, वो जो भी बंदा आपको काम देगा वो आपको बहुत कम सैलरी के ऊपर काम देगा। ठीक है, आप पोलैंड से हो सकता है अच्छे पैसे कमा लो, लेकिन उस कंट्री के लिहाज से वो आपको कम पैसे भी काम देगा। तो इस तरीके से लोग काम करते हैं, एक कंट्री की वीज़ा के ऊपर आगे दूसरे कंट्री में जाके जो काम करते हैं तो वो ऐसे ब्लैक में काम करते हैं। तो इलीगली अलाउ नहीं होता काम करना। आप सिर्फ बाकी के 27 कंट्री में घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, आप काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो ये अब आपका 6वां सवाल भी क्लियर हो गया। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया कि आप पोलैंड में कैसे जॉब हासिल कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग पोलैंड में आ सकते हो, पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पोलैंड में कितनी करेंसी है, कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे, PR कैसे मिलती है, हर चीज़ का बता दिया है। शादी के बाद कितने अरसे के बाद कागज़ मिलते हैं ये भी बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से उन तमाम दोस्तों के जो कि पोलैंड आना चाहते हैं तो उनके थॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप भी पोलैंड आना चाहते हो और पोलैंड आके अपना फ्यूचर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।